नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो हमने वर्ष 2022 का बीएड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हम नेक्स्ट पार्ट को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमने 2022 के जितने भी इससे पहले के 2015 से 22 तक के पेपर्स हुए हैं उनको इंडिविजुअली उठा के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो यदि आपने हमारी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर हो गया या फिर कोई और इम्पॉर्टेंट जो मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट से जितने भी हमारे पीडीएफ्स है वो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वॉल 11 मीटर हाई फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक पेड़ के ऊपर और नीचे से, अब देखिए एक ये इस तरह से एक बिल्डिंग है, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या है, एक पेड़ है, इस तरह से एक पेड़ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो पेड़ के ऊपर और नीचे से, यहाँ देखिए, यदि आप यहाँ देखेंगे तो एक पेड़ के ऊपर और नीचे से 11 मीटर ऊंची एक दीवार के, तो ये 11 मीटर ऊंची एक दीवार है, इस तरह से 11 मीटर ऊंची एक दीवार है। तो इसके दीवार के शीर्ष के अवनमन कोण और उन्नयन कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक पेड़ है, इसके सामने ही एक दीवार है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे हल्की सी, जो सीधा परपेंडिकुलर जा रही है किसके ऊपर, इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ओके, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, इस तरह से। तो ये पेड़ से लेकर नीचे को ऐसे इस तरह से लाइन आ रही है, ठीक है। और ठीक है, एक ये लाइन है, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये एक एंगल बना रही है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये ऊपर से सीधी लाइन है जिसको टच करते आ रही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कितने का, 60 डिग्री का बन रहा है ये, ठीक है। कितने का बन रहा है, 60 डिग्रीज का बन रहा है। और साथ ही साथ ये क्या बोल रहा है कि एक इसके बॉटम से, यानी कि पेड़ के ऊपर से तो एक एंगल बन गया 60 डिग्री का, और ऊपर से और पेड़ के नीचे से भी एक एंगल बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ग्राउंड को भी एक बार जोड़ देता हूँ फिर से, ठीक है। तो ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है। वेट अ मिनट, तो इस तरह से ये जुड़ गया, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ से भी एक लाइन जा रही है ऊपर को, जैसे कि ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये कौन बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का कौन बन रहा है, ऊपर तो 60 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है कौन, ठीक है। अब बात करते हैं हमें क्या करना है, हमें ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है और हमें जो ये ट्री है, ठीक है, जो ये ट्री है, हमें हमें क्या करना है, इसकी हाइट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, यदि इसके सामने ही, पेड़ के सामने ही एक दीवार 11 मीटर की है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है इस पेड़ की, ये कितनी है, ये तो 11 मीटर है, क्योंकि यहाँ से मैंने सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 11 मीटर की हाइट हो गई। अच्छा, अब मुझे बचती है ये ऊपर वाली हाइट निकालने को। यदि मैं यहाँ पे मैं इसको एक ट्राइंगल की तरह ट्रीट करूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोशिश करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं इसकी साइड्स को नाम दे रहा हूँ ए बी, ठीक है, इस तरह से सी डी और ई, ठीक है। मैंने इस तरह से इसके नाम दे दिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाली साइड तो आपको पता है 11 मीटर की है, आपको ऊपर वाली साइड नहीं पड़ता। इस वाले ट्राइंगल में तो आपको पता है। अब आपको करना क्या है, यदि आपको ऊपर वाले ट्राइंगल, जो ट्राइंगल डी सी और ई जो ट्राइंगल है, डी सी ई ट्राइंगल में क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ एक एंगल पता है। अब ये एंगल भी कहाँ का पता है, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है। अब आपको इंटीरियर एंगल नहीं पता। तो देखिए ये दो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, सी डी जो लाइन यहाँ पे है, और एक जो ई से इधर कोई मैंने खींची है, तो ये दोनों क्या पैरेलल है एक दूसरे के, इस तरह से क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ओके। अब ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों लाइन को काट रही है। ये कुछ इसी तरह से है, इस तरह से देखो, ये काट रही है इन दोनों लाइन्स को, ओके, इन दोनों लाइन को काट रही है ये। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ओके ओके। तो क्या कर रही है, इनको ऐसे काट रही है। अब एंगल कहाँ बन रहा है जी, एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो
यदि एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है और दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन उसको इस तरह से काटती है, तो इंटीरियर एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री का ही होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल है, ठीक है। इसका मतलब बाहर का एंगल मुझे पता है 60 डिग्री, तो ये अंदर वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। ये अंदर वाला एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बनाया, ये ग्राउंड के लेवल के रिस्पेक्ट में बनता है। ये मैंने सीधा अंदर नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे ग्राउंड था ना नीचे, ए बी ग्राउंड है, तो इसके लेवल में ऊपर कहाँ आएगा, ये ई वाली लाइन मैंने मारी, तो इसके साथ बनेगा ऊपर को ये 60 डिग्री का एंगल। तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एंगल की, तो ये दो पैरेलल लाइन हो, एक उसको काटती हो तिरछे से, तो बाहर वाला कौन और अंदर वाला कौन क्या होते हैं, बराबर, तो 60 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ ऊपर वाले की, कौन से ट्राइंगल की, डी सी और ई ट्राइंगल की। तो यहाँ पे क्या है, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, वो है एंगल। अब हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा वहां लगती है जहां पे हमें एक साइड दी हो और एक एंगल दिया हो। अभी यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ एक एंगल का ही पता है, साइड का तो पता नहीं है। साइड हम निकालेंगे, साइड कैसे निकालेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल की हेल्प से हम साइड निकालेंगे। अब देखेंगे डी सी और ई जो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, और ए सी बी और ए, ये वाला नीचे वाला लोअर ट्राइंगल जो ये वाला ट्राइंगल है, ओके, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, क्या कॉमन है, बेस कॉमन है इनका, ये वाला बेस और ये वाला बेस कॉमन है। इसका मतलब ये कि यदि मैं नीचे वाले में ये बेस निकाल दूं किसी तरह से, तो मैं ये वाला बेस ऊपर वाले बेस के बराबर हो जाएगा, और ऊपर वाले बेस और एक एंगल का मुझे पता है, तो उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस वाली साइड को निकाल दूंगा, फिर इस वाली साइड को इस वाली साइड से सम कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल सी बी और ए की बात मैं यदि करूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है। तो मुझे पता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब मुझे क्या पता है यहाँ पे, मुझे पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, मुझे बेस निकालना है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कौन सा है, ये वाली चीज आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, क्या बताया था मैंने, कि ये साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट होते हैं, इस तरह से चलता है ये। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे टेंजेंट आता है, टेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ओके। परपेंडिकुलर कितना है जी हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 11, अपॉन बेस की वैल्यू b मानता हूँ, और टेंजेंट टेन ऑफ थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, टेन ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए, ओके, अब मैं क्या करूंगा, बेस को उधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 11 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 अपॉन टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, यही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या इज इक्वल टू बेस हो जाएगा, क्योंकि ये बेस ही तो मुझे निकालना है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 30 डिग्री क्या वैल्यू होगी। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आप उसकी सारी वैल्यू, साइन, एटलीस्ट साइन, कॉस और टेन की तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल्स की, जैसे कि 30 डिग्री कितनी होती है, साइन 30 कितनी होती है, साइन 60 कितनी होती है, साइन 90, 10, 30, 10, 45, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, जो इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 11 अपॉन 1/√3। तो ये √3 क्या चला जाएगा, ऐसे ऊपर को चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेस की क्या वैल्यू आ जाएगी, बेस की वैल्यू आ जाएगी 11√3। तो 11√3 क्या आया, हमारा बेस आया। तो इसका मतलब हमें बेस की वैल्यू मिल गई है 11√3, हमें बेस की वैल्यू। अब मुझे इस वाले ट्राइंगल में क्या पता है, एक साइड पता है, एक एंगल पता है। अब इस साइड और एंगल से क्या करूंगा मैं, इस साइड और एंगल से मैं बाकी की चीजें इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, अब ऊपर वाले में क्या करना है, सेम सिमिलर सा कॉन्सेप्ट आपने फॉलो करना है। क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, फिर से यही आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट को, इसके जो नेक्स्ट एंगल, जो नेक्स्ट वाला ट्राइंगल है, इसको सॉल्व करूंगा। तो ये ट्राइंगल कौन सा है जी, ये ट्राइंगल है हमारे पास सी डी और, ओके, ये कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, डी सी और ई, कौन सा है, डी सी और ई वाला ट्राइंगल है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें कौन सी साइड पता है आपको? आपको बेस पता है, पर परपेंडिकुलर निकालना है। अब देखो, आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर कहाँ आ रहे हैं? टेंजेंट के पास आ रहे हैं। तो सिमिलरली फिर से टेंजेंट का यूज करूंगा मैं। क्या यूज करूंगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। टेंजेंट ऑफ ये थीटा है, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर का पता मुझे नहीं है और बेस का मुझे पता है, 11√3 है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा कितना है भाई? इस बार 30 नहीं है, इस बार 60 डिग्री है, ठीक है, इस बार 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ जाएगी? टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है, और उस तरह से 11√3 उधर को चला जाएगा। अब एक बात मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताऊँ स्क्वायर रूट वाला। वो क्या बोलता है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो आपको 2 ही मिलता है। वैसे ही यदि आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट यदि आपको आते होंगे तो आप इजीली इसको समझ पा रहे होंगे। तो उसी को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। क्या बन जाएगा फिर? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 11 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो वो क्या मिल के आ जाएगा? बन के आ जाएगा 3। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 3, परपेंडिकुलर के आगे मेरे पास 33, ठीक है, 33 मीटर, ठीक है, 33 मीटर। तो ये नीचे वाला 11 मीटर है, तो ऊपर वाले की लेंथ मेरे पास निकल के आई कितनी? 33 मीटर्स। अब मैं क्या कर दूंगा? मेरे को हाइट पूछी थी ट्री की, इन दोनों हाइट्स को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ हाइट, एच लिख देता हूँ सीधा सिंपल में। हाइट क्या आ जाएगी? डी बी प्लस डी ई। तो डी बी कौन सी वाली है? ये डी बी है। और डी ई कौन सी है? ये वाली डी ई है, ठीक है। अब डी बी कितनी है भाई? 11 है। और डी ई कितनी है? 33 है। 33 प्लस 11 कितने होते हैं? 44। तो ये आपकी क्या आ गई? हाइट आ गई। ट्री की हाइट हमने निकाल दी, कितनी होती है? 44। तो इस तरह से आपने जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको इस तरह से आपको डील करना है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है कि यदि पी स्क्वायर, ओके वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 0.13 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 होता है। तो मतलब 0.13 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 13। आपको p की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 0.13 है, इसको डिवाइड बाय, इसको आप इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पी स्क्वायर को और कैसे लिख सकते हो? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय, देखो मैं इसको डेसिमल को तोड़ रहा हूँ। जैसे 0.13 है, जब मैं इसको डेसिमल को तोड़ूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? 13 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बदले में 1 लगाता हूँ, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उनके बदले 0 लगाता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 0, तो 13 बाय 100 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? एक 13 ऑलरेडी इसके पास पहले से था यहाँ पे बेस में, ठीक है। ये इसके बदले मैंने 13 बाय 100 लिख लिया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इधर को, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी? पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/100, 1/100। अब पी की क्या वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1/100। जब स्क्वायर उधरली साइड जाता है इक्वल टू से तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। मतलब 10 10 100, 10 10 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो पी की वैल्यू क्या आई? 1/10। 1/10 को और कैसे डेसिमल सिस्टम में मैं 0.1, क्योंकि जब आप पॉइंट को हटाओगे तो 1/10 फिर से हो जाएगा। तो 0.1 ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अब बात करते हैं 83 की। 83 के क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ अ ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इट इन 30 सेकेंड्स। अब ये क्या बोल रहा है कि एक ब्रिज है हमारे पास, जो एक ब्रिज है, ठीक है, और एक ट्रेन है जो 130 मीटर लंबी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ब्रिज बनाता हूँ। देखो गति दूरी वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे करके एक ब्रिज है हमारे पास, ये करके ऐसे करके एक ब्रिज है हमारे पास, ठीक है। इसकी लेंथ हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, पर हमें जो ट्रेन है उसकी लेंथ पता है। 130 मीटर लंबी ट्रेन है, और ट्रेन कितनी गति से चल रही है जी? वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और वो 30 सेकेंड में क्या कर देती है? इस ब्रिज को क्रॉस कर देती है, ठीक है। अब आपने बताना है कि ब्रिज की क्या लेंथ है, ये आपको क्वेश्चन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि
ये तो आपका ब्रिज, खाली ब्रिज ही ब्रिज हो गया। अब मैं ट्रेन बनाता हूँ। देखिए अगर ये ए पॉइंट है, यदि उसने इसमें इस ब्रिज के ऊपर यहाँ से एंटर करना है ट्रेन ने ए पॉइंट से, और बी पॉइंट से उसने निकलना है, तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रेन बना रहा हूँ जो ऐसे करके मैं कुछ एक मतलब ऐसे एग्जैक्ट तो मुझसे नहीं बन पाएगी, पर ऐसे आप एज्यूम कर लेना, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करके ये कुछ इस तरह से ये ट्रेन है, ठीक है भाई, ये ट्रेन है, ओके। तो ये ट्रेन है। अब देखिए इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, इस ट्रेन की लेंथ है 130 मीटर, 130 मीटर, ठीक है, 130 मीटर इस ट्रेन की लेंथ है। अब ये क्या करती है, इस ब्रिज के ऊपर जैसे ही एंटर करती है, ठीक है, ऐसे एंटर करेगी तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे, जब ये जैसे यहाँ पे टच आ गया, मतलब ए पॉइंट टच में, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बन गया एक, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। अब ये ट्रेन इस पे एंटर करेगी और चलना शुरू करेगी, इस पे चलना शुरू करेगी, और ये क्या करेगी, बी पॉइंट से जैसे हम यहाँ पहुंचेगी तो क्या करेगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, बी पॉइंट से ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट मानता हूँ, मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट मानता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेन आएगी, ऐसे ऐसे करके बाहर निकलेगी, और ऐसे ओ पॉइंट भी बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे, और पूरी ट्रेन बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि इस ट्रेन को पूरी तरह से क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, उसको 30 सेकंड लगते हैं। अब देखिए ए से वो एंटर हुई और बी से पूरी तरह से बाहर निकली हो, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, उसको 30 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब आपने बताना कि ब्रिज की क्या लेंथ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भाई, गति का क्या फॉर्मूला है, गति क्या होती है, गति होती है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो यही तो होती है, स्पीड, एस स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस, पहली बात तो आपको क्या में दिया हुआ है, आपको जो गति दी है यानी कि स्पीड दी है, वो क्या दी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया है 30 सेकेंड। तो पहले बात की टाइम सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, अलग अलग यूनिट्स हैं ये, तो मेरे को एक ही यूनिट में इनको चेंज करना है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में जब भी आपने चेंज करना हो, तो किससे आपने करना है, तो आपने करना है मल्टीप्लाई उसको, उस स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 5/18 से, 5/18 से। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कैसा उल्टा हो जाएगा, जब आप मीटर पर सेकंड से चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर में, तब आपको स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करना है, स्पीड को उसमें मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने यहाँ आपको लिखवा दिए। अब मेरी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसको चेंज करता हूँ पहले मीटर पर सेकंड में, जरा कितना होता है, तो 45 को क्या कर दूंगा मैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से। जब मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मैं टेबल पढ़ता हूँ, 6×3=18, 3 एकम 3, 5×3 15, 15 हो जाएगा, 3 से फिर से कटेगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एकदम से इसको नहीं काटता, क्योंकि डेसिमल में चेंज हो जाएगा। यदि आप इस तरह से करोगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, अभी चेंज नहीं करता हूँ मैं। मेरे को क्या निकालना है भाई, मेरे को निकालना है कि उसकी कितना उसका ट्रेन की जो है, जो ब्रिज की कितनी लेंथ है। अब ब्रिज की उतनी ही लेंथ होगी जितने उस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया होगा, इस ब्रिज पे चलने में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, उतनी ही तो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। अब देखिए ट्रेन ने एंटर किया इस पे और चली, वो ब्रिज पे चली, तो जितने टाइम वो ब्रिज पे रही उतनी ही तो ब्रिज की लेंथ होगी, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ब्रिज की लेंथ निकालेंगे। तो मतलब डिस्टेंस से, ठीक है, दूरी से हम क्या निकाल पाएंगे, ब्रिज की लेंथ को निकाल पाएंगे। तो दूरी क्या होती है यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वो डिस्टेंस मुझे निकालना है कि कितने डिस्टेंस उसने कवर किया ब्रिज के ऊपर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी, 45। देखिए 45 क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर है। यदि इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो मतलब अब मेरे पास ये क्या है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना है 30, तो 30 मैं यहाँ पे रखता हूँ 30, ठीक है। अब मैं काटूंगा इसको। अब क्यों काट रहा हूँ मैं, पहले क्यों नहीं काटा मैंने, इसलिए क्योंकि पहले डेसिमल में आंसर आता, अब डेसिमल में आंसर नहीं आया, क्योंकि 30 भी है मेरे पास यहाँ काटने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले काटा। यदि आप पहले भी काट के डेसिमल से भी करोगे तब वो उस तरह से भी हो जाएगा, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से करना प्रेफर किया। अब देखो, अब मैं काट रहा हूँ, 6×3=18, 15×3=45, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, ठीक है, 3 दूनी, ठीक है, कट गया, ओके। अब वेट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गई है हमारे से। 15 हो गया यहाँ पे, 6 हो गया, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 का टेबल पड़ा था ना मैंने, 2 3 6 होते हैं, ओके। तो यहाँ पे 3 आएगा, मैंने 2 कर दिया था।
3 हो गया, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 हो गया, ठीक है। अब जब आप 15 5 5 इंटू 5 इंटू 15 है, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, तो 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो वो क्या निकल के आएगा आपके पास, वो निकल के आएगा आपके पास 375। तो 375 डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया 375 30 सेकंड में। अब क्या ये लेंथ जो ब्रिज की थी, क्या वो 375 है? नहीं, वो 375 नहीं है। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है आपने, क्यों नहीं है वो 375। देखिए, जब ट्रेन इस पे चली होगी तो क्या किया, ट्रेन यहाँ पहुंची होगी। जब ट्रेन ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ वो पहुंची, ठीक है, तो उसका लोअर पार्ट देखिए, अपर पार्ट, तो ब्रिज की लेंथ तो पूरी कवर हो गई। जितना मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि ट्रेन जितनी जितनी देर ब्रिज के ऊपर चलेगी, जितना डिस्टेंस वो ब्रिज के ऊपर तय करेगी, उतना ही तो ब्रिज की डिस्टेंस होगा, वहीं से हम निकालेंगे। अब देखिए, जब एंटर किया उसने ए पॉइंट से और वो पहुंची कहाँ पे, यहाँ तक पहुंची, तो इसका मतलब जैसे ही वो यहाँ पहुंच गया, उसका कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, एक्स वाला पार्ट, जैसे ही उसका यहाँ बी पे पहुंच गया, तो मतलब क्या कर दिया, ये जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना देता हूँ, पहुंच गया, तो मतलब ब्रिज का पूरा लेंथ उस ब्रिज में कवर कर दी। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दी थी कि वो 30 सेकंड में क्या करती है, वो इस ब्रिज को क्रॉस करती है। क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, देखो, क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि ऐसे करके वो निकल जाती है। मतलब जो इसका ये वाला पॉइंट है, मान लो ये वाई मानता हूँ, तो ये वाई वाला पॉइंट क्या कर देता है, बी वाले पॉइंट को छोड़ देता है, ठीक है। इसका मतलब जो उसने 30 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो हमने यहाँ पे 375 निकाला, उसमें हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है। वो है इस ट्रेन की अपनी लेंथ है, वो हमारे को क्या करनी पड़ेगी, इस टोटल लेंथ से माइनस करनी पड़ेगी, तभी मैं एग्जैक्टली ब्रिज की लेंथ निकाल पाऊंगा। तो ट्रेन की अपनी लेंथ कितनी थी, 130 मीटर, तो 130 मीटर मैंने इससे माइनस कर दिया। जब मैं इसे 130 मीटर माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 245। ओके, 9 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 9 नहीं है भैया, क्या है ये, 245 है, ठीक है, 245 मीटर्स है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 245, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा कि किस तरह से करना है इसको, ठीक है। तो ये और कैसे आप कहाँ से ट्राई कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम करके आपने सर्च करना है इंटरनेट पे, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ब्रिज एंड ट्रेन भी कर देंगे तब भी आपको आ जाएंगे। तो और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 84 की। ये कहाँ से है जी, ये है आपका, ठीक है, पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस में इन्वेस्ट किया उन्होंने, ठीक है। प्रॉफिट कितना अर्न हुआ उनको जी, प्रॉफिट उनको अर्न हुआ 2:3। जो उनको अर्न हुआ प्रॉफिट, उनको उसने डिवाइड कर दिया, किसमें, 2:3 में डिवाइड कर दिया। यदि पी ने इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में 40,000 रुपए, तो आपने बताना कि क्यू ने कितने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ये किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, के बराबर होता है, ठीक है, PROFIT, प्रॉफिट के बराबर होता है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि P ने कितने इन्वेस्ट किए जी, 40,000, Q ने कितने इन्वेस्ट किए, मैं बोलता हूँ कि Q ने X अमाउंट इन्वेस्ट किया। इसका मतलब रेशियो किसका, P और Q की इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, इसका मतलब P/Q जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा वो किसके रेशियो के बराबर होगा, जितना उन्हें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ जी उन्हें, 2:3। अब P ने कितना इन्वेस्ट किया था, जैसे इसने बोला था कि 40,000 P ने इन्वेस्ट किए थे। इसका मतलब कैसे लिखूंगा, अब मैं यहाँ से मैं कैरी कर रहा हूँ आगे को, 40,000 का 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000, 40,000 बाय Q किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा। अब मुझे Q ये Q वाला अमाउंट मुझे निकालना है, मैं क्या कर दूंगा, 40,000 को क्या कर दूंगा, इधर रखूंगा, Q को उधर ले जाऊंगा, इस वाले टर्म को इधर ले आऊंगा। जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो मतलब 3/2 लिखना पड़ेगा मुझे, इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 20,000 आएगा, ठीक है, 20,000 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 कितने होते हैं, 60, तो क्या है, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 60,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के पास है। तो ये आपको ये ऊपर वाला ये वाला जो आपका फॉर्मूला था, ये यहाँ पे आपका बेसिक फॉर्मूला था जो आपको याद रखने वाली बात थी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है कि 3 times of the first of the 3 consecutive odd integer is 3 more than twice of the third, okay, find the third integer, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है
कि आपके पास क्या है, ऑड इंटीजर है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव को मैं बताता है क्रमगत, मतलब जैसे कि ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1, 3, 5, इस तरह से हमारे पास ऑड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई 3 ऑड इंटीजर्स है आपके पास। मैं क्या बोलता हूँ कि ऑड इंटीजर्स में लेट कर लेता हूँ कि 3 फर्स्ट ऑड इंटीजर्स है आपके पास। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि पहला ऑड इंटीजर मेरे पास x है। फर्स्ट 3 का मतलब क्या हुआ भाई, फर्स्ट थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव। तो एक में ऑड इंटीजर x को मानता हूँ। यदि x ऑड इंटीजर होगा तो अगला ऑड इंटीजर क्या होगा, x+2, और उससे अगला इंटीजर क्या हो जाएगा, x+4। अब आपको यही समझ नहीं आएगा कि ये तीन फर्स्ट जो ऑड इंटीजर है मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, x, x+2, x+4। अब देखो मैं बताता हूँ आपको। मैं बात करूँ ऑड इंटीजर्स की, तो ऑड इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, 3 ऑड इंटीजर क्या होंगे, पहला ऑड इंटीजर होगा 1, दूसरा ऑड इंटीजर क्या होगा 3, और तीसरा ऑड इंटीजर क्या होगा 1, 3 और 5। ठीक है, 5। अब मैं देखो इन चीज़ों को यहाँ सेट करने की कोशिश करो। यदि मैं x को 1 मानता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा x में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1+2 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 1+4 5 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली सेट बैठ जाएगा। तो मान लो अब मैं यहाँ पे कुछ और नंबर लेता हूँ, मान लो कहीं बीच से लेता हूँ मैं, जैसे कि 15 भी एक ऑड इंटीजर है। 15 के बाद अगला ऑड इंटीजर क्या है, 17, उसके बाद अगला ऑड इंटीजर क्या है, 19। ठीक है, बीच से मैंने कोई भी उठा लिया। अब ये फर्स्ट वाला जो इंटीजर, इसको यहाँ सेट करो। फर्स्ट x को यदि 15 है तो उसके अगला ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, 15+2 17, उससे अगला क्या हो जाएगा 15+4 19, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इंटीजर्स का जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्मूला मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये ऑड इंटीजर को ये मान के चलूंगा मैं, क्या मान के चलूंगा, पहले ऑड इंटीजर को मैं मान के चलूंगा x, दूसरी ऑड इंटीजर को मान के चलूंगा मैं x+2, और तीसरे ऑड इंटीजर को मान के चलूंगा मैं x+4। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है आसानी से। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, क्या बोल रहा है कि 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द 3, मतलब 3 टाइम्स करना है आपने किसका, इन जो 3 ऑड इंटीजर्स हैं, इसका जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है इसका 3 टाइम करना है। तो मतलब 3x, 3 टाइम x, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड। इज किसके बराबर है भाई, वो जो आपने ये पहले ऑड इंटीजर का 3 टाइम्स किया, ये किसके बराबर है, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड। 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड करो पहले। ट्वाइस ऑफ द थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, ट्वाइस मतलब 2 गुना करना है आपने किसका, तीसरे इंटीजर का। तीसरे इंटीजर क्या है, x+4। इस x+4 का 2 गुना करना है। 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 2 गुना से 3 अधिक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ी और स्टेटमेंट को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो इसका देखो स्टेटमेंट क्या बनी, 3 टाइम्स द, पहली बात तो ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, 3 मैंने लिया x, दूसरे ऑड इंटीजर मैंने लिया x+2, उसके बाद मैंने ऑड इंटीजर लिया x+4। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 ऑफ x। क्यों हुआ ये 3 टाइम्स, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ मतलब फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। इसका मतलब ये कि जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स थे उनका फर्स्ट वाला जो था उसका कितना लेना था मुझे, 3 टाइम्स लेना था। 3 टाइम्स मैंने ले लिया। वो क्या किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड। ट्वाइस ऑफ द थर्ड का मतलब जो तीसरा ऑड इंटीजर होगा उसका ट्वाइस कर लो। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, उससे भी कितना अधिक, 3 अधिक। तो मैंने यहाँ पे +3 लिख लिया। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं रहेगा इसमें सॉल्व करने के लिए। 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x + 8 हो जाएगा यहाँ पे +3। ओके, अब 3x इसको इधर ले आता हूँ। तो 3x - 2x इज इक्वल टू 11। तो 3 - 2 हो गया, x इज इक्वल टू 11। तो क्या आ गया भाई, वो ऑड इंटीजर क्या आ गया आपके पास, 11 आ गया। थर्ड ऑड इंटीजर क्या आया आपके पास, थर्ड। अब उसने पूछ रहा है कि एक मिनट रुक जाना, द थर्ड ऑड इंटीजर इज। अब देखिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो मैंने सीधा सीधा काय पे टिक मार दिया था 11 पे, 11 को देख के। ठीक है, 11 को देख के 11 पे टिक मार दिया था। तो x क्या है, x ऑड इंटीजर है, ये फर्स्ट ऑड इंटीजर है, ना कि ये थर्ड ऑड इंटीजर है, ये फर्स्ट ऑड इंटीजर है। तो जो थर्ड ऑड इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, x+4। तो x कितना है हमारे पास 11। 11 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 11 + 4 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, 4, 7 एक आपके पास सीरीज दी है, 4, 7, 12, 19 एंड 28। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसमें मिसिंग वाला अल्फ़ाबेट बताने की, मिसिंग जो अल्फ़ाबेट है इसमें क्या आएगा।
तो यदि आप यहाँ पे सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 7, तो इसका जो डिफरेंस आएगा इन दो में जो डिफरेंस आएगा, देखिए एक बार मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ। नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 4 है, अगला नंबर 7 है, उससे अगला नंबर 12 है, उससे अगला नंबर क्या है 19 है, उससे अगला नंबर क्या है 28। ओके, जो फर्स्ट नंबर है 4 है, इसके बाद कौन सा नंबर है 7। इन दो के बीच के यदि मैं डिफरेंस लूँ, ठीक है, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। यदि मैं नेक्स्ट वाले के बीच का डिफरेंस लूँ, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 19 माइनस 12 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 28 माइनस 19 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इनके डिफरेंस में है ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, 3 5 7 9, मतलब इसका जो अगला होगा उसमें 11, मतलब 28 में यदि मैं, अब देखो यहाँ पे यदि मैं 4 में यदि मैं यहाँ पे 3 ऐड कर लूँ, यहाँ पे ऐसे करके 3 ऐड कर लूँ तो मैं 7 में पहुँच जाऊँगा। 7 में यदि मैं 5 ऐड कर लूँ तो मैं 12 में पहुँच जाऊँगा। 12 में 7 ऐड करूँगा तो 19 में पहुँच जाऊँगा। तो इसी तरह से 28 में यदि मैं 11 ऐड करूँ तो क्या पहुँच जाऊँगा मैं 28 में 11 ऐड करके कहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं 39 पे पहुँच जाऊँगा। सॉरी 28 38 39, हाँ 39 पे पहुँच जाऊँगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी 39 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 7 12 19 28, ठीक है, ये तो शायद सेम ही क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसे 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेम सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाले में आपने फिल करना है। तो इसमें तो बहुत इजीली दिख रहा है आपको, यहाँ 80 है, यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो 70 है, यहाँ पे 60 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10 15। अब देखिए 80 है, 80 के बाद 10 है, उसके बाद 70, मतलब थर्ड प्लेस पे क्या हो रहा है 10 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 10 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सेकंड प्लेस पे क्या हो रहा है 5 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ 15, यदि यहाँ 10 है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 60 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 में क्या है जी, 88 में FAG अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। इसमें क्या है, यदि आप नोटिस करोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा FA। ओके, तो यहाँ F है G, अब देखिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट को नोटिस करना, F G H एंड I, F G H I, यहाँ पे क्या है F G H I, ठीक है, G F I। ओके, अब इसमें किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, F I, इससे अगला क्या हो जाएगा J हो जाएगा, और इसी बात है क्या हो जाएगा इसका अगला J। तो मतलब J तो आएगा ही आएगा, J A बीच में कांस्टेंट चल रहा है, तो J A क्या होएगा, क्या J A K होगा या J A I होगा, ठीक है। G ओके, वेट अ मिनट, इसको ये वाले तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना ये, तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करूं तो दूसरे तरीके से ज़्यादा इजीली हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ये दूसरा तरीका क्या है, यहाँ देखिए यहाँ F है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट F है, यहाँ G H I J। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है ये पहले आ रहा है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जैसे FAG वाला जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली, ये लास्ट वाला फ्रंट को आ रहा है ऐसे फ्रंट को, और फ्रंट वाला कहाँ जा रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये G आगे आ गया, F पीछे चला गया, उसके बाद H I I H J, अब यहाँ क्या आएगा J A, पहले क्या आएगा J A K आएगा पहले, फिर अगले में क्या हो जाएगा वो K A J हो जाएगा, ठीक है। तो J A K ये वाला यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 89 की बात करूँ तो यहाँ पे 3 है, 10 है, 101 है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आई थिंक मैंने कहीं पे किया भी था इसे मल्टीप्लाई, काफ़ी लंबा सा आपके मल्टीप्लाई था ये। ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट नंबर 3 है, अगला 10 है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 को यदि आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, उस 9 में यदि आप 1 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 10। तो सिमिलरली 10 में क्या करोगे, यदि आपको 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 100, और 100 में 1 ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 101। अब 101 कैसे होगा, 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, जो आंसर आएगा उसमें आप ऐड कर दोगे 1। तो जब आप 101 को 101 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 10201। जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10202, ये हो जाएगा। तो 10202 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो 89 इसका सही उत्तर है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अब इसमें देखिए फर्स्ट नंबर QRST, ठीक है, U आएगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पहला अल्फ़ाबेट U आएगा, A तो कांस्टेंट चल रहा है। अब अगले वाले पढ़ूँ RSTU एंड V, तो UAV ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले जो वीडियो में हमने क्या किया, जितने भी हमारे मैथमेटिक्स वाला सेक्शन था वो हमने इसमें कवर कर दिया है, साथ ही साथ जितने प्रीवियस में जितने भी इसमें सारे सेक्शन हमने 2022 के सॉल्व कर दिए हैं।
तो 2022 के अलावा यदि आप और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो इसी तरह से डिटेल सॉल्यूशन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन में जा करके देख सकते हो। ठीक है, तब जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।